तो फ्रेंड्स ये 1967 का साल था जब 8 अरब देशों यानी कि जॉर्डन, इजिप्ट, इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरब, सूडान और अल्जीरिया ने इसराइल पर अटैक कर दिया था। लेकिन इसराइल की एयरफोर्स ने ये जंग सिर्फ 8 दिनों में ख़त्म कर दी थी। उन्होंने जंग लड़ी इस तरह से थी कि ये जंग सिर्फ 8 दिनों में ख़त्म हो गई। ये जंग के बारे में कुछ रोचक पहलू हैं जो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन हम चल रहे हैं मिशन पर। तो दोस्तों अब क्या था, इसराइल ने जंग खत्म तो कर दी थी, लेकिन इसराइल को अच्छी तरह पता था कि ये देश मानेंगे नहीं, इस पर दोबारा अटैक फिर से करेंगे। इसीलिए इसराइल को अपनी तैयारी करना थी। इसराइल ने क्या किया कि अपने डिमोना के न्यूक्लियर प्लांट को फिर से एक्टिव किया, जिससे कि कम समय में जल्द से जल्द यानी कि कुछ तो न्यूक्लियर बम बनाए जा सकें। लेकिन इसराइल के पास जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी यूरेनियम की, जो उनके पास नहीं था। और अरब देशों के दबाव के चलते बाकी कुछ देश थे, उन्होंने भी इसराइल से मना कर दिया अभी के हालात को देखते हुए हम आपको यूरेनियम सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अब ये बात पहुंचती है इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के पास कि यूरेनियम आएगा कहाँ से। उस समय जो मोसाद के डायरेक्टर थे इस मिशन के समय वो थे जी आमिर। मोसाद ने डिसाइड किया कि यूरेनियम मिलेगा नहीं, उसे अब हासिल करना होगा और अपने तरीके से हासिल करना होगा। और बस यहीं से शुरू हुआ एक ख़तरनाक मिशन जिसका नाम था ऑपरेशन प्लम्बेट। फ्रेंड्स ये बहुत शानदार ऑपरेशन था। इसका आगे बढ़ते हैं कि ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया और इसके लिए तैयारी क्या थी मोसाद की। तो फ्रेंड्स मोसाद अपने मिशन को अंजाम देने के लिए क्या करती है, सबसे पहले लाइबेरिया में जर्मनी की बॉर्डर से लगने वाले एंटवर्प पोर्ट पर एक शिपिंग कंपनी तैयार करती है। इस शिपिंग कंपनी का नाम होता है बिस्काइन ट्रेडर्स शिपिंग कॉरपोरेशन। फ्रेंड्स इस कंपनी का काम छोटे जहाज़ों से पड़ोसी देशों में अनाज, मछलियाँ और केमिकल जैसे सामान सप्लाई करने का होता है। और ये कंपनी जो मोसाद की जो फर्जी कंपनी थी बिस्काइन ट्रेडर्स शिपिंग कॉरपोरेशन, ये काम करती थी बिचौलिए के रूप में, यानी कि ये जर्मनी से सामान खरीदती थी, अनाज हो चाहे मछलियाँ हो चाहे केमिकल हो, और वो फिर नार्वे और यूरोपियन कंट्री में नार्वे है, इटली है, वहाँ की यूरोपियन कंट्री में उनको सप्लाई करती थी। उसका जो बीच का मुनाफा होता था वो इस कंपनी रखती थी, क्योंकि ये इनके प्लान का हिस्सा था। अब सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये कंपनी जिस आदमी के नाम पे बनाई गई थी उनका नाम था डैन अर्ट। कि ये जो शिपिंग कॉरपोरेशन बनाई गई थी इन डैन अर्ट के नाम पे, इनके पास नॉर्वे की सिटीजनशिप थी, लेकिन वो भी फर्जी थी क्योंकि ये भी मोसाद के एजेंट्स थे। क्योंकि मोसाद के आसपास के हर देश में कोई ना कोई एजेंट था जो फर्जी डॉक्यूमेंट से उस देश में रहता था। उसी तरह ये डैनर्ड भी थे जो नॉर्वे में रहते थे। इन्हीं के नाम पे ये कंपनी तैयार की गई थी। इसका खुलासा कब होता है? ये खुलासा होता है इस मिशन के 3 साल बाद। कैसे होता है, बहुत मज़ेदार किस्सा है इसका, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो फ्रेंड्स अभी हम बात कर रहे हैं शिपिंग कंपनी के बारे में जो मोसाद ने तैयार की थी, बिस्काइन ट्रेडर्स शिपिंग कॉरपोरेशन के बारे में, कि वो यूरेनियम हासिल कैसे करती है। तो फ्रेंड्स अब मोसाद की जो फर्जी कंपनी थी बिस्काइन ट्रेडर्स शिपिंग कॉरपोरेशन, वो यूरेनियम हासिल करने के लिए क्या करती है कि अगस्त 1968 में जर्मनी की एक अस्मारा नाम की कंपनी से एक डील करती है। वो अस्मारा कंपनी को ये बताती है कि हमें इटली की मिलान शहर में एक कंपनी है जो कलर और डाई बनाती है, उस कंपनी को 200 टन येलो केक की आवश्यकता है। येलो केक बेसिकली यूरेनियम का एक पार्ट है, ये एक दूसरे केमिकल का नाम है। तो ये डील उससे करती है, और ये डील भी छोटी मोटी कंपनी होती है, डील भी होती है $3.7 मिलियन पे होती है। अस्मारा कंपनी को खूब सारा पैसा दिखाई देता है, तो अस्मारा कंपनी क्या करती है कि कांगो की माइंस कंपनी से डील करती है। उसमें क्या होता है, कांगो की माली हालत बहुत ख़राब होती है, तो उसको भी अच्छे खासी जब डील मिलती है इतने पैसों की तो वो मना नहीं कर पाती, और आखिरकार क्या करती है, कांगो की माइंस कंपनी से जो 200 टन येलो केक है वो 560 ड्रम में भर के अस्मारा कंपनी के पास भेज दिया जाता है। अस्मारा कंपनी के पास जैसे ही ड्रम आते हैं तो अस्मारा कंपनी ये ड्रम पूरे बिस्काइन ट्रेडर शिपिंग कॉरपोरेशन के पास भेज देती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से 560 ड्रमों भरकर जो यूरेनियम की खेप थी 200 टन की, वो इसराइल की कंपनी यानी कि बिस्काइन ट्रेडर शिपिंग कॉरपोरेशन के पास पहुंच गई। अब यह जहाज़ 200 टन यूरेनियम लेकर यूरोप के बजाय इजिप्ट के रास्ते रवाना हो जाता है। इजिप्ट से लगभग 200 नॉटिकल मील दूरी पर इस प्लेस पे जहाज़ को रुकना था, क्योंकि यहाँ पर इसराइल के 3 जहाज़ पहले से ही डेरा डाले हुए थे जो इसका वेट कर रहे थे। अब प्लान के तहत 2 जहाज़ ये जो आए थे, ये कार्गो जहाज़ आया था वो ड्रम ले जाने के लिए आया था, और 2 जहाज़ नेवी के जहाज़ थे जो वो इन दोनों जहाज़ों की सेफ्टी के लिए आए थे। रात में मिशन को अंजाम दिया गया, इसके ड्रम इसमें शिफ्ट कर लिए गए रात में ही। इसके बाद ये नेवी का जहाज़ इसको लेकर इसराइल की ओर रवाना हो गया। लेकिन मिशन अभी ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि इस जहाज़ को अब ठिकाने लगाना था, जो नेवी का जहाज़ था, क्योंकि इस जहाज़ में जो क्रू मेंबर थे वही मोसाद के एजेंट थे। तो अब क्या हुआ कि प्लान के तहत ये नेवी का जहाज़ इसको लेकर वापस आता है, टर्की की सीमा तक आता है वो।
इस पर शक आता है क्योंकि जहाज़ को यहीं पर ही छोड़ा जाना था। जब जहाज़ को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है तो इसके क्रू मेंबर इस नेवी के जहाज़ में बैठकर वापस यहाँ से वापस इजराइल की ओर रवाना हो जाते हैं। इस तरह से यह वाला मिशन ख़त्म हो जाता है। अब अगला मिशन शुरू होता है। तो फ्रेंड्स 1969 दिसंबर में मोसाद का प्लान कंप्लीट हो जाता है, मिशन कंप्लीट हो जाता है, यूरेनियम इजराइल पहुंच जाता है। इसके बाद भी लेकिन ये कंपनी चलती रहती है, इससे 2 साल और चलाया जाता है। 1971 में कंपनी आखिरकार ख़त्म कर दी जाती है, जहाज़ किराए के जहाज़ वापस कर दिए जाते हैं और कंपनी पूरी तरह से ख़त्म कर दी जाती है। लेकिन अब इस मिशन का खुलासा कैसे होता है, अब आगे देखिए। फ्रेंड्स ये 1972 का समय था जब जर्मनी की म्यूनिख सिटी में ओलंपिक का आयोजन हुआ था, जहाँ पर इजराइल के 11 खिलाड़ी भी पहुँचे थे। लेकिन इसी दौरान इन्हीं 11 खिलाड़ियों की हत्या करते हैं ब्लैक सितंबर और फिलिस्तीन लिबरेशन के आतंकी। इनकी हत्या हो जाने के बाद मोसाद एक नया ऑपरेशन शुरू करता है इनकी मौत का बदला लेने का, जिसका नाम रखा जाता है रेड ऑफ द गॉड। इस मिशन का मकसद ये होता है कि इन्हें मारने वाले हर आतंकी की जान लेना और उन्हें सपोर्ट करने वाले की भी जान लेना। अब मोसाद ने यहाँ पर एक और शर्त रखी थी, आप इसके बारे में जानेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि इन्हें मारने वाले हर आतंकी को जब मारा गया था तो सभी को 11 गोली मारी गई थी, ये बताने के लिए हमारे 11 खिलाड़ियों को मारा था। तो हर आतंकी को इन्हें मारने वाले हर आतंकी को 11 गोलियां मारी गई थी। इन्हीं आतंकियों में एक ये था जिसकी हत्या बाकायदा होटल के कमरे में की गई थी और इसे आप जानते हैं मारा किसने था, इसकी हत्या की थी डैन अर्ट ने। जी दोस्तों, यही वही डैन अर्ट हैं जिनके नाम पर मोसाद ने करीब 3 साल पहले लाइबेरिया में शिपिंग कंपनी खोली थी यूरेनियम सप्लाई करने के लिए। इनकी गिरफ्तारी के बाद ही इस बात की पोल खुलती है, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी से पहले भी 200 टन यूरेनियम लापता हो जाने की जांच तो चली रही थी। बट जब इनकी गिरफ्तारी होती है तो इनका डॉक्यूमेंट्स निकाले जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स की जब जाँच की जाती है तो मालूम चलता है कि ये नॉर्वे के नागरिक नहीं है, ये इस मोसाद के एजेंट हैं और इनके नाम पर वो कंपनी खोली गई थी, क्योंकि उस कंपनी का मकसद यही था कि यूरेनियम सप्लाई करना। बाद में इस पर इसकी परतें खुलती हैं और बाकायदा इसकी जांच पूरी होती है। खुफिया एजेंसी खुलासा करती हैं कि ये वो जो शिपिंग कंपनी बनाने का जो प्लान था वो मोसाद का प्लान था। मोसाद इसके ज़रिए यूरेनियम चाहती थी और उसने वो हासिल भी कर लिया। इस तरह इन्हें जेल होती है, करीब 6 साल बाद जेल से इनको रिहा किया जाता है क्योंकि कुछ सबूत इनके खिलाफ नहीं मिलते हैं और ये इसके बाद कहाँ जाते हैं ये कोई नहीं जानता है। लेकिन इस तरह से ये इजराइल का जो मिशन था पूरा, दो फ्रेंड्स जिसका नाम था ऑपरेशन प्लम्बेट, वो ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स ऑपरेशन प्लम्बेट कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, बल्कि ये इजराइल की तकदीर बदल देने वाला ऑपरेशन था, क्योंकि जो 200 टन यूरेनियम था ये यूरेनियम की इतनी बड़ी खेप थी कि इससे इजराइल ने करीब 15 साल तक अपने एटॉमिक रिएक्टर को चालू रखा और इसके बाद करीब 1990 दशक तक इजराइल ने 20 से 30 परमाणु बम बनाए और इसके बाद कभी भी किसी मुस्लिम देश ने इजराइल पर अटैक नहीं किया। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, काफ़ी जानकारियाँ आपको मिल गई होंगी। फ्रेंड्स आप सर्च करेंगे तो शायद इसकी ऑपरेशन प्लम्बेट के बारे में आपको इंग्लिश में डिटेल काफ़ी मिल जाएगी, बट हिंदी में इसकी स्टोरी कहीं अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको सीक्रेट्स ऑफ ब्लैक डायरी का मेरा चैनल आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही और शानदार मिशन को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।